আপনারা ভালোবাসেন? আমি बांग्ला बोलती पारी ना, किंतु पूछती पारी। तो अगर आप तमाम लोगों की परमिशन हो, आप तमाम लोगों की इजाजत हो, तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? जी करिए। हमारे देश की खूबसूरती यही है, इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, अनेक संस्कृति हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की खूबी है। आप बंगाली बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं आप पे हिंदी नहीं थोपता हूं, आप मुझ पे बंगाली नहीं थोपते हैं। तमाम धर्म के लोग रहते हैं और उसके बावजूद एक दूसरे पे इस चीज को बीच में नहीं आने देते, हिंसा नहीं करते। लेकिन पिछले 5 सालों में ये जो खूबसूरत और ये जो खूबसूरती हमारे देश की है, इस देश की खूबसूरती को खत्म करने की साजिश चली है। आज देश में चुनाव है। ये देश बोला जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, और वो वक्त आ गया है कि लोकतंत्र में आप तमाम लोग एक बार फिर से ये तय करें कि आने वाले लोकसभा में, आने वाले पार्लियामेंट में, संसद में आपके प्रतिनिधि कौन होंगे, कौन आपको रिप्रेजेंट करेंगे उस संसद में। ये वक्त आपके सामने आ गया है। लेकिन अगले पार्लियामेंट में कौन आपके प्रतिनिधि करे, इस बात से पहले ये जरूरी है कि आप लोग इस चीज पे विचार करें कि जिन लोगों को आपने पिछली बार प्रतिनिधि बना के भेजा था, उन लोगों ने पिछले 5 साल में इस देश में क्या किया। जो प्रतिनिधि इस देश के तमाम, बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ और सबका विकास होने वाला है। बहुत हुआ महिलाओं पे वार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। पिछली बार बोला था, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 5 साल में इन तमाम वादों से इस सरकार ने वादा खिलाफी करी है। इन तमाम चीजों की जो वादा किया था, बोला था किसानों का संकट खत्म होगा, किसानों की आत्महत्याएं खत्म होंगी। किसानों की आत्महत्याएं इस सरकार के अंदर बढ़ गई हैं। हर साल 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। मतलब हर रोज, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई की बात कम करने को बोली थी, महंगाई और ज्यादा बढ़ा दी गई है। काला धन वापस लाने को बोला था, हमारे लोग देश में लूटनाई, देश को लूटा, तमाम लोग इस देश को छोड़ के चले गए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको बाहर जाने का प्रयत्न किया। इन तमाम वादों के बाद, इन तमाम वादा खिलाफियों के बाद, इन तमाम जुमलेबाजी की बाद, जब आज सरकार कंप्लीटली लोगों के सामने एक्सपोज्ड है, एक चीज और इन 5 सालों में करी जो कभी 70 साल में इतना बुरा हाल नहीं किया था। एक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक एक देश का इंस्टीट्यूशन, उसको हथियाने की कोशिश करी। आरबीआई के 2 गवर्नर रिजाइन कर देते हैं, सीबीआई को हथियाने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि मैं छात्र था पिछले साल तक, हमने यूनिवर्सिटीज में देखा किस तरीके से अपने पिट्ठुओं को वाइस चांसलर बना के बैठा है। अब यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनने का सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, आपको वो चड्डीधारी, आपको आरएसएस की नागपुरिया मानसिकता के साथ तालमेल होना चाहिए। फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, आपको वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। और ये तमाम चीजें जब देश के सामने पर्दाफाश हो गया है, किस तरीके से ये किसान विरोधी सरकार है, किस तरीके से ये गरीब विरोधी सरकार है, उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की सरकार देश में जात पात के नाम पर लोगों को बांटना चाह रही है, देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाह रही है। हमने देखा किस तरीके से पिछले 5 सालों में अलग अलग जगह दंगे करवाए गए, अलग अलग जगह हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करी गई, अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हिंसा कराई गई। हमने देखा किस तरीके से जिन लोगों ने मुसलमानों को, दलितों का कत्लेआम किया, भीड़ द्वारा हिंसा करी, रूलिंग पार्टी के मंत्री उनसे जाके मिलते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और ये संदेश देते हैं कि ये सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने इस देश में दंगा करते हैं, इस देश में मारकाट करते हैं। और आज अलग अलग अभियान चलाए, लव जिहाद, घर वापसी। अब वो काले धन की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि मुसलमानों की हम घर वापसी कराएंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं, 2014 से पहले आपका वादा था कि आप काले धन की घर वापसी कराएंगे, उस काले धन की घर वापसी आपने नहीं कराई, और इस बात को छुपाने के लिए आप इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इस बात को छुपाने के लिए आप इस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। जब ये संकट आज हमारे देश में है, तो बहुत जरूरी है कि तमाम लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ मिलकर
इस मोदी सरकार को हराए, इस मोदी सरकार को चुनौती दे और शिकस्त दे। और ये बात मुझे पूरा भरोसा है, अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नरेंद्र मोदी की पूरी हार होने वाली है। लेकिन सवाल, आज लकीर खिंच गई है। एक तरफ वो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम तमाम लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल आपको पूछना है, वो ताकतें आपकी जहांगीरपुर में कौन है जो सही में लोकतंत्र के लिए खड़ी हुई है, जो सही में इस विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई है? वो कौन लोग हैं जो कभी भी आरएसएस से किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? क्या आपको यह भरोसा है कि आपके जो सांसद हैं, क्या उन सांसद को अगर आप जिता के भेजेंगे तो वो इस सोच का, इस मानसिकता का विरोध करेंगे? कि आपको भरोसा है? राहुल गांधी देश में जा जाके बोलते हैं कि आज हमको महागठबंधन बनाना है, भाजपा को हराना है। लेकिन जहांगीरपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, बीजेपी ने कांग्रेस का गठबंधन बनाया है कि कांग्रेस को जिता दिया जाए यहां से। क्या आपको यह भरोसा है कि एक बार फिर से आपने यहां जो आपके सांसद हैं, उनके पिताजी को सांसद बना के भेजा था, वो दिल्ली गए, कभी वापस पलट के जहांगीरपुर नहीं आए। दिल्ली गए सांसद बन के, कभी यहां कोई काम नहीं किया, और उनकी दलाली के लिए उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। और राष्ट्रपति में नॉर्थ ब्लॉक में गए और वो जहांगीरपुर वापस नहीं आए, लेकिन वो नागपुर चले गए संघ की शाखा का उद्घाटन करने। ये आगे फिर से नहीं होने देना है। क्या आपको लगता है कि जो मैंने सारी चीजें गिनाई, जो धार्मिक उन्माद, 300 न्यूनतम मजदूरी है, उसका आधा भी नहीं मिलता है? ऐसा क्यों है कि कोई अच्छा विश्वविद्यालय इस इलाके में नहीं खुला है? ऐसा क्यों है कि उन बीड़ी के मजदूरों को एक तरफ आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, लेकिन वो तमाम बीमारियां जो उनको होती है मजदूरी करते वक्त, उनके इलाज के लिए कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है? रोटी को परिवर्तन मिला है, वो हर एक चीज जिससे परिवर्तन मांगा था, वो हर एक चीज दोहराई गई है। ये बोला किसानों से जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। मुझे याद है सिंगूर में जब टाटा नैनो के खिलाफ संघर्ष हो रहा था तो ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी हुई, लेकिन किसानों की जगह कॉर्पोरेट घरानों के लिए उनकी जमीनें नहीं छीनी गई। ये बोला गया कि जो राजनीतिक बंदी हैं, जो अपने सरकार की मुखालफत करते हुए पिछली सरकार ने जेलों में बंद किया था, उन तमाम राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाएगा। ये लोग और राजनीतिक बंदियों को जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। तो आज आपने अभी पंचायत इलेक्शन में देखा किस किस्म से गुंडागर्दी हुई, किस किस्म से लोगों को वोट नहीं डालने दिया, किस किस्म से लोगों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। अगर इन तमाम चीजों से आपको लड़ना है तो एक संदेश आपको इन तमाम पार्टियों को देना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र है, जमींदारी नहीं चल रही है, वो जमींदार नहीं और आप उनके गुलाम नहीं हैं। आप उनके गुलाम नहीं है। वो बहुत दिनों तक उनको यही लगता है, उनको यही लगता है कि आपका वोट जाएगा कहां। वो अंत में आएंगे, बोलेंगे बीजेपी को हराना है तो हमको वोट दो, और जीतने के बाद वो वही बीजेपी के साथ मिलकर आरएसएस की शाखा में चले जाएंगे। ये नहीं होने देना है, एक बार नहीं होने देना है। अगर उनको ये संदेश आपने दिया कि आप उनके गुलाम नहीं हैं और आने वाले दिनों में आपने यहां एक विकल्प को खड़ा किया, एक विकल्प को जिताया, तो वो संदेश दिल्ली तक पहुंचेगा और जहांगीरपुर की हालत नहीं रहेगी। ये लड़ाई अगर अभिजीत मुखर्जी की यहां से जीत होती है तो जहांगीरपुर की यहां हार होगी। मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जहांगीरपुर को नहीं हारने देंगे, एक विकल्प को खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।